हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने 6 प्राइमरी रूल्स कर लिए हैं। आज हम सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ यूसेज हमारा है फर्स्ट सेकेंडरी रूल। यूसेज वर्ड से हमें क्या पता चल जाता है भाई, जो भी बात लिखी हुई है एक्ट में, ठीक है जी, कोई भी सेक्शन में, प्रोविजन में, कोई भी ऐसी बात, कोई फैक्ट लिखा हुआ है, उसके या कोई वर्ड है ऐसा, हमें उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी करनी है, जैसे कि होती आई है इंटरप्रिटेशन। होती आई है का मतलब क्या हुआ भाई, जिस तरीके से अभी तक उस वर्ड को या सेंटेंस को इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है, उसी तरीके से आगे किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई जजमेंट आ जाती है या कुछ उसके अलावा कोई उसके ऑपोजिट कोई चीज आ जाती है। अदरवाइज जैसा कि होता आया है वैसा ही होता रहेगा। क्या बात बनती है? देखो, ऐसा होता है कई बार ना, हमारे पास कुछ ऐसे एक्ट्स हो जाते हैं, जैसे सपोजिंगली हो सकता है कोई पर्टिकुलर एरिया का है, ठीक है, या वो एक्ट उस एरिया में ज्यादा चलता है, वो मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा बन जाती है क्योंकि वहां पर वो यूसेज में ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे के लिए क्या कहते हैं हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो कस्टम है वहां का, ठीक है, उसी तरीके से उसे इंटरप्रेट किया जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में आपको सबको पता है +1 क्लास से कि भाई यहाँ राजस्थान में कुछ ऐसी ऐसी होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यहाँ पे बाकी अलावा उसके अलावा किसी स्टेट में नहीं होती हैं। तो ऐसे केस में अगर हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं उसके बारे में या कुछ भी हम उसका कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं एक्ट का, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई अभी तक का कस्टम क्या है राजस्थान के लिए, हमें उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, जैसा होता आया है वैसे ही हम आगे करते रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी ये चीज है, इसलिए इसको सेकेंडरी रूल में रखा गया है कि भाई जैसा होता है आगे उसे वैसे इंटरप्रेट करो अनटिल एंड अनलेस कोई और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाता है या कुछ उसके अलावा कोई अमेंडमेंट आ जाती है, तो वो अलग चीज है, कोई ऑफिशियल हमें कोई क्लैरिफिकेशन मिले। अदरवाइज जैसा होता है वैसा ही होगा। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं यूसेज और प्रैक्टिस जो कि स्टैट्यूट के अंडर ही डेवलप हुई है कि इस वर्ड को, इस सेंटेंस को कैसे हमने इंटरप्रेट करना है, वो प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है। उससे हमें मीनिंग पता चलते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंडिंग द स्टैट्यूट। एक पर्टिकुलर मीनिंग अगर किसी को असाइन हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई उसके ऑपोजिट चीज नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि वो हमें वर्ड को वैसे ही इंटरप्रेट करते रहना है जैसा अभी तक वो इंटरप्रेट हुआ है। आगे चलते हैं, 2 प्रिंसिपल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर, जैसा अभी तक कस्टम बना हुआ है, ठीक है, वैसा ही करते रहेंगे, सेम एज इट इज चलता रहेगा। बेस्ट वे, इसको बहुत ध्यान से समझना है बी पॉइंट को। इंटरप्रेटेड डॉक्यूमेंट इज टू रीड, जैसा कि वो डॉक्यूमेंट बना था वैसा ही उसको रीड करना चाहिए। ठीक है जी, बात को समझ लेते हैं हम। कहते हैं क्या होता है, हमने ना कोई 1932 का एक्ट उठा लिया, ठीक है जी, हमने कोई 1857 का एक्ट उठा लिया। अब होता क्या है, उस टाइम पे जो लॉ मेकर की इंटेंशन थी, जो लॉ मेकर की वर्डिंग थी, लैंग्वेज थी, हमें ध्यान देना है कि वो लैंग्वेज से क्या कहना चाहते थे। हो सकता है जैसे कि मान लो कोई पुराना एक्ट में उठाऊं तो उसमें कोई वर्ड लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है जी। अब वो इन राइटिंग का मतलब आज के टाइम पे इन राइटिंग से क्या मैं ईमेल पे एक्सेप्ट करूं, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या ध्यान रखते चलना है, जो पुरानी एक्ट है हमें देखना है कि इतनी पुरानी एक्ट है क्योंकि वो, तो उसे उस हिसाब से सोचो कि उस टाइम पे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2005 में, अगर वो एक्ट ना आता तो उससे पहले की मैं एक बार बात करूं, ठीक है, 2003 2004 तक की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम सोचे भाई रिटर्न वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हमने 1856 के एक्ट में देखा इट शुड बी इन राइटिंग, तो मैं उसे ईमेल पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं मानूंगी राइटिंग तो मतलब पेपर वाला राइटिंग ही होता है। अगर आज की डेट में कोई एक्ट बनता है उसमें इन राइटिंग लिखा है, तो हम मान सकते हैं कि भाई ईमेल भी इन राइटिंग माना जा सकता है या फैक्स भी इन राइटिंग माना जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि फर्क क्या पड़ता है भाई, हमें पुराने एक्ट की इंटरप्रिटेशन ये बी सब पॉइंट के हिसाब से करनी है। इसका लैटिन वर्ड मीनिंग बता रहा है आपको, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है, हो सकता है आप ना लिखो तो चल जाए, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं जनरली ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता मॉडर्न स्टैट्यूट के लिए, क्योंकि मॉडर्न का मतलब क्या है,
आज की डेट में बना या 2 साल पहले बना, तो वो तो मीनिंग वही होगा ना जो रिटर्न का मीनिंग आज है, ठीक है, वही 2 साल पहले होगा, तो वो इसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा सब पॉइंट। बट जो पुराने हैं, एंशिएंट स्टैट्यूट है, उसके लिए ये सब पॉइंट अप्लाई होगा, क्योंकि हमें उस टाइम पे उस वर्डिंग को, उस लैंग्वेज को पुराने हिसाब से समझना पड़ेगा। इट इज लिमिटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज जो पुराने स्टैट्यूट्स में यूज की गई है, ठीक है जी। कई बार क्या कहते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ध्यान समझना बात को, जो पुराना स्टैट्यूट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन आई है आज के टाइम पे, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्प मिल सकती है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें पुराने टाइम के हिसाब से ही इमेजिन करके कि उस टाइम लॉ मेकर का मतलब क्या था, वैसा ही हमें सोच के इंटरप्रिटेशन करनी है। क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन यूज्ड टू इंटरप्रेट नॉट ओनली एंशिएंट बट इवन रिसेंट स्टैट्यूट्स इन इंडिया। वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो वो यूजफुल हमारे लिए रहती ही रहती है। आगे चेक करते हैं, सेकंड हम देख रहे हैं, सेकंड सेकेंडरी रूल क्या है। बहुत ध्यान से समझना, जितने भी मैं चेक करती हूँ टेस्ट या मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह, तो मैं हमेशा देखा है कि एडजस्टेंट जेंडर्स में और इस सेकंड सब रूल में, ठीक है, इसमें हमेशा रूल में हमेशा ही बच्चे क्या करते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं, थोड़ी इधर की बात थोड़ी उधर की बात करके मिक्स कर देते हैं, बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों पॉइंट्स में। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। एसोसिएटेड वर्ड्स को एक ही कॉमन सेंस मैनर में लेना है, ठीक है। एडजस्टिंग जेंडर्स में कल हमने क्या किया था, ए बी सी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब क्या माना जाएगा, ए बी सी से ही डिराइव किया जाएगा, ठीक है जी, वो बात हम समझ गए, उसको अब थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। अगली बात हम समझ रहे हैं, एसोसिएटेड वर्ड्स को कॉमन सेंस में ही लेते हुए चलना है। क्या बात बनती है, कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, रोजेस एंड प्लांट्स, रोजेज लिलीज एंड प्लांट्स, ठीक है जी। दोनों वर्ड्स में आप फर्क देखते हो, प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट का फर्क, वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा, और रोज के साथ जब वो कपल हो गया तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। तो हमने एसोसिएटेड यानी आसपास के वर्ड्स को कैसे लेना है, कॉमन सेंस से हमें देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसका भी आपको लैटिन मीनिंग याद ध्यान रखते हुए चलना है। अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग ऑफ डाउटफुल वर्ड्स को भी कैसे करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स विद इट, रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। जैसे मशीनरी का जो मतलब होता है उस एक्ट में वही मतलब प्लांट के साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब एक ही तरीके से कॉमन सेंस से हमें लेना है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट कॉमा रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है जी। यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट का मतलब कुछ और होगा, पर अगर प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट को मैं कपल कर दूं, एसोसिएट कर दूं वर्ड हाउसेस से, तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। ये आपका स्टडी मैट का एग्जांपल है। कहते हैं एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वन मीनिंग व्हेन कपल्ड विद द वर्ड रोड्स एंड स्ट्रीट्स, पर उसका मीनिंग दूसरा होगा अगर उसको किसके साथ ज्वाइन किया जाए, हाउसेस वर्ड के साथ ज्वाइन किया जाएगा। तो इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी का भी आप लिख सकते हो वहां पे। अगर मैं आपको दो तीन वर्ड बोलूं, कॉस्मेटिक्स, मेकअप ब्रशेस, कॉमा परफ्यूमरी गुड्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे परफ्यूमरी गुड्स का मतलब आप क्या लेके चलोगे, भाई जो परफ्यूम नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कुछ कोई ऐसा सामान मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कोई भी टेम्पल का कोई सामान है, ठीक है, मैंने आपको दो तीन सामान वैसे बोले, ठीक है, साथ में मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, धूप अगरबत्ती कॉमा परफ्यूमरी गुड्स। भाई यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ परफ्यूमरी गुड्स का, यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे धूप अगरबत्ती के साथ जो परफ्यूमरी गुड्स है, यानी कि इसी तरीके से कोई मंदिर वगैरह में यूज होने वाला ही ऐसा कुछ खुशबू फैलाने वाला कोई प्रोडक्ट होगा, बट ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो मेकअप कॉस्मेटिक्स के साथ मैंने यूज किया था। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफर कर जाएगा, बट आपने कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, जिस वर्ड के साथ वो एसोसिएट है उसके साथ ही आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। क्या है, जो भी दो तीन वर्ड साथ साथ के होते हैं, दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि उनका जो स्कोप होता है जनरल वर्ड से रिस्ट्रिक्ट होके इन लाइट ऑफ लेस जनरल वर्ड हमें देखना पड़ेगा। Above rule cannot be applied when the general words are deliberately used to broaden their scope। क्या बात बनती है भाई, अगर हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो उसका मतलब अलग ही है, उसका मतलब जेन्युइनली क्या है, उसमें जेन्युइनली अगरबत्ती धूप ही है,
मेकअप बोला मैंने, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है, मेकअप ब्रशेस बोल दिया, कॉमा परफ्यूमरी प्रोडक्ट। पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया टू बी यूज्ड इन टेम्पल, और साथ में उसी के सिर्फ ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना, परफ्यूमरी गुड्स के ही ब्रैकेट में लिखा है। अब यानी कि एक ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे जनरल गुड्स है, इसका मतलब जो है स्कोप जो है वो ब्रॉडन किया जा रहा है। दिस रूल इज अप्लाइड जहाँ पे इंटेंशन लेजिस्लेचर की क्लियर नहीं हो रही है। इसको एडजस्टेंट जानने से कवर नहीं करना है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये एक वाइडर है, ठीक है, ये एडजस्टेंट जानने से बहुत वाइडर स्कोप माना जाता है। चेक करने आपने दोनों के दोनों सेकेंडरी रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, फिर बाद में आपको एक्सटर्नल एड्स भी मिल जाएंगी साथ के साथ, ठीक है जी। ये 8 रूल्स आपने बिल्कुल लिख लिख के प्रैक्टिस करके, ठीक है, समझ के बात को, एग्जाम्पल को माइंड में रख के कर लेना। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि घूट के पी जाओ, आना है इस चैप्टर में से, ठीक है, कोई छोड़ने वाली दूर दूर तक कोई बात ही नहीं